सज्जनों, सदमा शीर्षक से कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो उन नेताओं के बारे में है जिन्हें समाज सेवा से कुछ लेना देना नहीं होता, केवल अपनी सेवा कराने के लिए राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। कहानी है, वेद बड़े चाव से नेताजी के पास गया। नेताजी कहीं निकलने की तैयारी में थे और अपनी सरकारी कोठी के बाहर लॉन में खड़े खड़े कुछ परिचितों के साथ हंसी ठहाकों के साथ मधुर संवाद कर रहे थे। इस पहाड़ी प्रदेश में हाल ही में हुए आम चुनाव में नेताजी के विधायक के रूप में चुने जाने और फिर एक नामी गिरामी सरकारी बोर्ड का चेयरमैन बनने तक संयोगवश वेद को कभी ना तो उनका दर्शन करने और ना ही उनके मुख से सीधे तौर पर कोई शब्द सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नेताजी के इर्द गिर्द रहने वाले चमचों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के माध्यम से ही उसे यह पता चला था कि नेताजी सादगी पसंद, निहायत भोले भाले देवता स्वरूप इंसान हैं। उनसे मिलने वाला व्यक्ति भले ही किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखता हो, लेकिन वह सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। नेताजी के सुंदर सुडौल चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही वेद ने पाया कि उनके मुखमंडल पर परेशानी की किंचित भी छाया नहीं है। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात कोई देवता स्वर्ग छोड़ जन कल्याण के लिए इस धूल धूसरित धरा पर उतराया हो। आंखें चार होते ही नेताजी की मधुर दृष्टि वेद पर पड़ी, जिससे उसका मन खुशी से भर गया। इस बार हिंदी दिवस पर नेताजी के करकमलों द्वारा अपनी नई प्रकाशित पुस्तक का विमोचन करवाने की अभिलाषा लेकर राजधानी तक पहुंचने के लिए उसने टूटी फूटी कच्ची सड़क पर जो लंबी बस यात्रा की थी, उस कठिन यात्रा की सारी थकान पल भर में छू मंत्र हो गई। नेताजी के मुखमंडल को देख उस क्षण वेद को आभास हुआ कि वह एक सहज व्यक्तित्व के मालिक हैं। आम आदमी तो अपनी किसी एक क्षुद्र समस्या को लेकर ही इतना परेशान हो उठता है, जबकि नेताजी नित्य प्रति अपने क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की अनगिनत समस्याओं से दो चार होते होंगे, तभी भी उनका इस तरह चिंता मुक्त हो हंसमुख बने रहना उनकी विशाल हृदय के स्वामी होने का आभास दिलाता है। स्वभाव में ऐसी सहजता और हृदय की विशालता के बिना यह सब कर पाना असंभव है। वेद के मन में तब यह भी बोध हुआ कि इतना सहज, सरल और विशाल हृदय होने पर ही व्यक्ति ऐसी गरिमामय उच्च स्थिति को प्राप्त कर पाता होगा। नेताजी के व्यक्तित्व के सामने अब वह अपने आप को क्षुद्र समझने लगा था और उनके सामने अपनी बात बयान करने के लिए उसे अतिरिक्त हिम्मत संजोनी पड़ रही थी। इतने में नेताजी के निर्वाचन क्षेत्र से आए 5-6 ग्रामीणों का एक समूह पीए द्वारा नेताजी से मिलवाया गया। यह लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आए थे। समूह के मुखिया ने एक मांग पत्र नेताजी को भेंट करते हुए संक्षेप में अपनी बात रखी। आप भली भांति जानते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे क्षेत्र में ना तो कोई सड़क बनी है, ना स्वास्थ्य केंद्र, ना कोई हाई स्कूल खुला है, ना ही पीने के पानी की स्कीम है, जबकि साथ लगते चुनाव क्षेत्र में यह सब सुविधाएं कब की मुहैया हो चुकी हैं। हमारे बच्चों को अभी भी
हाई स्कूल पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इस बार हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हम ढेरों सारी उम्मीदें लेकर ही इतनी दूर से आपसे मिलने यहाँ तक आए हैं। नेताजी ने मांग पत्र पर धीमी सी दृष्टि डाल उसे पिए के हाथ में थमा दिया और झट से संबोधन का भाव बना मधुर वाणी के साथ रटी रटाई भाषा में अपनी बात कहनी शुरू की। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने चुनाव में हमारा ख्याल रखा है, अब हम भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे। चुनाव जितवाकर आप लोगों ने ही हमें इतने ऊपर पहुंचाया है, अब हम भी आपको ऊपर पहुंचाएंगे। मेरा सपना है कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र को स्वर्ग जैसा बनाऊंगा। फिर मेरे चुनाव क्षेत्र के सारे मतदाता स्वर्गवासी कहलाएंगे। क्षेत्रवासियों का उद्धार करना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं दिन रात इसी चिंतन में व्यस्त रहता हूँ। नेताजी ने गहरा सांस खींचते हुए चेहरे पर तनिक सा चिंतापूर्ण भाव बना थोड़ा जोर लगाकर अपनी अगली बात कही। अपने चुनाव क्षेत्र की जनता के लिए किया जाने वाला यह चिंतन और दिन रात की मेहनत भले ही मेरे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, पर अब मैं इससे कदापि पीछे नहीं हटूंगा। नेताजी के मुखमंडल पर अचानक आए इस परिवर्तन और वाणी व्यवहार को देख आसपास खड़े चमचों ने उन्हें घेर लिया और कान खोलकर ध्यानपूर्वक उनका प्रवचन सुनने लगे। अब नेताजी अपना चेहरा कभी इधर कभी उधर घुमा सभी को संबोधित कर रहे थे। हमारे प्यारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसी चिंतन में रत रहते हैं कि हमारे लोग समृद्ध कैसे बने। उनकी यह सोच कोई साधारण सोच नहीं है। उनका कहना है कि हमारे प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम इनका कितना ही दोहन कर लें, यह कम होने वाले नहीं हैं। मुख्य बात इच्छा शक्ति की है। इसी कड़ी में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी की भी यही नीति है और हमारे सभी पार्टीजन लगातार इसी सोच में रत हैं कि हम सब समृद्ध कैसे हों। आप सबने अपना कीमती वोट देकर हमें जो सुअवसर प्रदान किया है, हम इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हम सभी के विकास में कोई कमी शेष ना रहे। फिर जलपान इत्यादि के लिए पूछने की औपचारिकता निभाए बिना सुदूर पिछड़े इलाके से अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलने आए भोले भाले ग्रामीणों के इस समूह को नेताजी ने दोनों हाथ जोड़कर विदा किया। वेद अभी अपने लेखक मन में नेताजी के इस अटपटे संक्षिप्त संबोधन का विश्लेषण कर ही रहा था कि नेताजी की दृष्टि पुनः उसके ऊपर पड़ गई। अपने ऊपर नेताजी की मधुर दृष्टि पड़ने को अपनी बात रखने के लिए सही अवसर मान वेद आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर नेताजी से प्रार्थना करने लगा। महोदय, मेरा एक साहित्यिक ग्रंथ छपकर आया है। परसों हिंदी दिवस है। कृपया इस हिंदी दिवस पर अपने कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ का विमोचन करने हेतु अपना बहुमूल्य समय देकर अनुग्रहित करें। वेद द्वारा ग्रंथ विमोचन का अनुरोध करने पर नेताजी ने उसके याचक भाव में जुड़े दोनों हाथ अपने हाथों के बीच सहेज कर पकड़ लिए और उसकी आंखों में आंखें डाल कहने लगे, आपको मैंने यहाँ पहुँचते ही देख लिया था। अब आप अपने इस कार्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मेरे पीए से बात करके परसों इस कार्यक्रम का समय इत्यादि निश्चित करवा लीजिए और फिर खूब धूम धड़ाके के साथ उद्घाटन की तैयारी कीजिए। केवल यह ख्याल रखें कि उद्घाटन के लिए सारी व्यवस्था हमारे रुतबे के अनुसार हो
वहाँ 100-200 स्थानीय लोग भी इकट्ठे होने चाहिए ताकि हम अपनी पार्टी और सरकार द्वारा किए जा रहे विकास की कहानी भी लोगों के सामने रख सकें। आखिर हमें अगला चुनाव भी तो लड़ना है। मैं दिन रात खूब अच्छी तरह से जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मेरे इस कथन का अनुभव आपको शीघ्र ही होने लगेगा। मैं आपका यह कार्य जरूर करूँगा, यह मेरा कर्तव्य है। आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। यह कहे नेताजी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए गंतव्य पर जाने के लिए अपनी चमकती दमकती गाड़ी की ओर बढ़े। कहानी का शेष भाग अगली कड़ी में। धन्यवाद।